नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच एक नए टॉपिक के साथ अपना चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे आज का जो मेरा पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी, मिल्क सेफ्टी हैजार्ड, एलर्जेंस एंड फूड क्वालिटी। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ एज पर FSSAI मिल्क सेफ्टी हैजार्ड क्या क्या होता है, एलर्जेंस क्या क्या होते हैं और फूड सेफ्टी क्वालिटी क्या होता है। तो अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आप अगर इन सारे टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और साथ के साथ आप इस तरह की जानकारी अगर हमेशा चाहते हैं तो हमारा चैनल जो कि इंजीनियरिंग कंसेप्ट है, जिसमें मैं हर एक नई टेक्नोलॉजी, हर एक नए प्रोसेसिंग सिस्टम पे वीडियोस बनाता हूं। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आगे कोई वीडियो हमारी आती है वो आपको अपडेट होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। कीप वाचिंग माय वीडियो। तो मैं आपका शुरुआत करता हूँ वीडियो का अकॉर्डिंग टू टॉपिक मिल्क सेफ्टी हैजार्ड। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी हैजार्ड्स, खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के होने वाले खतरे के बारे में। डेयरी इंडस्ट्री हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द फूड बेस्ड इंडस्ट्री for young mammals, including the human. In fact, milk is the first food investigated and the most causes it continue to be the source. Consumed of the diet for the considerable period of time, milk is complex biological fluid and highly perishable commodity. Milk is a high risk food product as it is an excellent growth medium for the many microorganisms which have multiple growth range based on the surrounding temperature. Many types of bacteria survive and thrive in the milk because it is good nature quality, and it may result in the higher bacteria count and the amount of the toxin product by the pathogenic organism, making it unsafe for the human consumption. इसका हिंदी में मैं आपको बताना चाह रहा था कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा से होने वाले खतरे। तो जैसा कि आपको पता है कि खाद्य फूड उद्योग में डेयरी उद्योग की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मानव में आदमी, शिशु, बच्चे सहित युवा, मेल, जितने भी धरती पर रहने वाले मैमल्स हैं, जीव हैं, उनका जो पहला आहार है वो दूध पहला आहार होता है, भोजन होता है। ज़्यादातर मामले में काफ़ी समय तक आहार का एकमात्र घटक बना रहा है। दूध एक जटिल जैविक तरल पदार्थ और अत्यधिक खराब होने वाली वस्तु है। दूध जो है एक जटिल खाद्य पदार्थ है और बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। आपने देखा होगा 2 से 3 घंटे में दूध खराब हो जाता है। दूध एक उच्च जोखिम वाला खाद्य उत्पादक है क्योंकि यह कई सूक्ष्म जीवी, माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को पैदा करने का स्रोत होता है, जिसे आसपास के तापमान के आधार पर कई विकास रेंज होते हैं। दूध में कई प्रकार के बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और इसकी अच्छी पोषण गुणवत्ता के कारण पनपते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप उच्च जीवाणु, गन्ना और रोगजनक जीवों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों की मात्रा हो सकती है, जिसे यह मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो जाता है। अगर हम इंसान इसको कंज्यूम करते हैं तो हम लोगों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। हाँ तो भाइयों, इसमें दूसरा पॉइंट आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द मिल्क हैजार्ड, दूध के खतरे को प्रभाव करने वाले कारक, यानी किन कारणों से दूध खराब होता है। तो इसके लिए जो है प्रोडक्शन ऑफ द सेफ एंड द क्वालिटी मिल्क इज प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर द कंज्यूमर्स। सुरक्षित और गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। अगर हम किसी भी कंज्यूमर को दूध देते हैं तो उसकी गुणवत्ता, उत्पादक की क्षमता, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए कंज्यूमर को देने के पहले। मिल्क सेफ्टी मस्ट बी द कंट्रोल एट द ईस्ट स्टेप फॉर द बिगिनिंग ऑफ द
प्रोडक्शन फॉर द फाइनल कंजप्शन। उत्पादन की शुरुआत से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक हर कदम पर दुग्ध सुरक्षा को नियंत्रण किया जाना चाहिए। दूध की जो हाइजीनिक है कंडीशन है उसको हर एक लेवल पे, हर एक स्टेप पे आपको नियंत्रण करना ही होगा। उसके बाद ही आप उसको मार्केट में कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए भेज सकते हैं। वंस इट इज फाउंड दैट एनी मिल्क इज अनफिट और अनसेफ फॉर द कंजम्पशन whether from the chemical or physical contaminant or microbiological testing, it should be removed from the market. एक बार यह पता चला कि कोई भी दूध खपत के लिए अनफिट या असुरक्षित है, चाहे रासायनिक, भौतिक सदूषण या सूक्ष्मजीव माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से, तो इसी बाजार से आपको वापस लेना ही होगा। रासायनिक खतरे और अशुद्धता को हटाना असंभव है या प्रसंस्करण के माध्यम से बहुत मुश्किल है और परिवेश के तापमान पर रोगजनकों और ख़राब होने वाले जीव तेजी से बढ़ सकते हैं और उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर होते हैं को प्रभावित कर सकता है एक बार इसका सेवन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये रहा कि अगर आपको टेस्टिंग में पता चल जाता है कि ये जो दूध है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी तरह का रासायनिक खतरा है, तो इसको आपको मार्केट से किसी भी कंडीशन में आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। रिमूवल ऑफ केमिकल हैजार्ड एंड impurities इज इम्पॉसिबल एंड very difficult through the processing at the ambient temperature. Pathogens and spoilage organisms can grow fast and affect the consumer once it consume. अगर कोई भी कस्टमर इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसको प्रोसेसिंग करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इनको, चाहे वो रासायनिक ऑर्गेनिज्म होता है, उनको हटाना असंभव हो जाता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ कंडीशन हमारे साथ फेस आता है तो मिल्क को मार्केट से रिमूव हटाना ही पड़ेगा, आपको रिटर्न वापस लेना ही पड़ेगा। और वैसे कंडीशन में आपको जो आपके कंज्यूमर हैं जिन्होंने परचेज़ कर लिया है तो उनको अवेयर करना आपको ज़रूरी है। अवेयर करने के लिए आप न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयर कर सकते हैं और कई सारे माध्यम हैं जो एज पर FSSAI के लॉ के अकॉर्डिंग है, उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज मिल्क सेफ्टी हैजार्ड। दूध की सुरक्षा का खतरा। There are mainly 3 types of the hazard in the food is a physical, chemical and microbiological hazard. मिल्क में जो है मेनली 3 टाइप्स के जो है हैजार्ड्स होते हैं। पहला हैजार्ड जो होता है वो फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड। And in the similar way, the milk hazard are also divided in the same category, and these may retain in the milk through the various process which carry out the milk processing. Sources of the initial milk hazard may become to the prime stage of the milk segregation, milk processing from the milk, giving the animal to the interior of the under the teeth surface. Second source of the hazard could be the from the process of the milking, reception, storage, etc. to the milk equipment, milk transportation like and storage tank, and the other sources of hazard could be the milking, environment, air, water, personal hygiene, and adhering to the these chemical hazard might be the come to the cleaning and the sanitizing state. Presence of the any of these food hazards so the poor result of the milk processing and hygienic practice. तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ भाई हो कि फूड प्रोडक्ट जो है वो रासायनिक, भौतिक, रासायनिक और माइक्रोबायोलॉजिकल खतरा के मुख्य रूप से 3 प्रकार का हैजार्ड होता है। इसी तरह से दूध को
और इसी तरह से दूध को खतरे को भी समान श्रेणी में विभाजन किया जाता है और जीव विभाजन की प्रक्रिया को माध्यम से दूध में रह सकते हैं जो दूध प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। पारंपरिक दूध खतरा के स्रोत दूध देने वाले पशु के दूध स्रोत दूध देने की प्रक्रिया के प्राथमिक चरण के आउटडोर अंडर द ट्रीट सतह के कारण होता है कि आंतरिक भाग के आ सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी पशु का दूध दूहते हैं तो उनके थन को धोते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पशु ज़मीन में बैठ जाती है और उनके थन के थ्रू जो है बाल्टी में दूध जिसमें हम निकालते हैं वहाँ दूध में आ जाता है। दूसरा स्रोत दूध देने के उपकरण दूसरा स्रोत जो है वो दूध देने का उपकरण है, जैसे कि दूध धोने का, उसमें अगर कुछ लगा रहा तो उसके थ्रू भी वो आ जाता है। दूध के परिवहन लाइन और भंडारण टैंक के थ्रू भी हो सकता है कि टैंक गंदा हो या कुछ ऐसा इरिटेशन हो गया हो जिसके माध्यम से भी हो जाता है। रिसेप्शन में भी इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो खतरे को अन्य स्रोत दूध देने का वातावरण के थ्रू भी हो सकता है, वायु, जल। कई बार क्या होता है जिन जल से हमने उनका थन को साफ किया है उस जल के थ्रू भी हो सकता है, या जल से हमने टैंकर की क्लीनिंग की है उससे भी आ सकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा हो सकती है। इनके अलावा रासायनिक खतरों की सफाई और सफाई के चरण के माध्यम में आ सकता है। कहने का मतलब ये रहा कि रासायनिक खतरा के रासायनिक चीज़ों से भी आ सकती है, जैसे कि अगर हमने टैंक की क्लीनिंग की तो उसमें जो भी रसायन यूज़ किया है उसके थ्रू भी इल्ट्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो खाद्य सुरक्षा जो है उसका अहम रोल होता है। उसके परिणाम स्वरूप जो होता है कि जो भी इस तरह की अगर है तो इन सारी चीज़ों का अवेयर होना चाहिए कि हमें कैसे सफाई करनी है। ये सारी चीज़ों को फिजिकल हैजार्ड को हमें प्रोसेसिंग करने से पहले परिणाम को दिखना पड़ता है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा अल्ट्रेशन हो सकता है और मिल्क जो है हमारा ख़राब हो सकता है, जो कि ह्यूमन आदमी की बॉडी को कंज्यूम करने के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखने का है और ध्यान रखने के साथ साथ में हमें फिजिकल हैजार्ड को रिमूव करना है। मिल्क हैजार्ड, तो मिल्क हैजार्ड को जो है दूध की जो खतरे हैं उसको हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। वी आर डिवाइडेड इन द 4 पार्ट। फर्स्ट इज इन अ फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल एंड एलर्जेंट्स। तो मैं नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में इन चारों चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि फिजिकल हैजार्ड क्या होता है, केमिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है, एलर्जेंट्स क्या होता है। मिल्क हैजार्ड जो मैंने आपको बताया था 4 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड एलर्जेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ जो डिफ़ाइन करने वाला हूँ। पहले मैं डिफ़ाइन आपको करने वाला हूँ फिजिकल हैजार्ड क्या होता है, भौतिक खतरा। In a milk production system, the change of the contaminant of the milk with the various types of foreign material or other particle could be the hazard and the result as a physical hazard to milk consumers। कहने का मतलब ये रहा भाइयों कि दूध उत्पादन प्रणाली में विभिन्न प्रकार की विदेशी सामग्री अन्य कण के साथ दूध की दूषित होने की संभावना खतरा हो सकती है और परिणाम स्वरूप दूध उपभोक्ताओं के शरीर को खतरा हो सकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा था आपको कि जो भी कुछ कंटेमिनेंट होते हैं वेरियस टाइप्स के फॉरेन मटेरियल का मतलब बाहरी मटेरियल से जो कि उपभोक्ताओं कंज्यूमर के उपभोग करने के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं उनको हमें रिमूव करना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉमन फिजिकल हैजार्ड इंक्लूड्स, तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कॉमन हैजार्ड जो फिजिकल हैजार्ड होते हैं, जैसे कि ब्रोकन पीस ऑफ द गिलास और द टीनी मेटल्स, cheaper pieces from the equipment, metal shaving from the cans and the foil, plastic or the cheaper the pieces of the disposal lint and the threads, hair, finger nails। तो कहने का मतलब है कुछ कॉमन फिजिकल हैजार्ड जो होते हैं, जैसे कांच या छोटी धातुओं के टुकड़े, केन में लगे हुए कुछ फॉरेन मटेरियल्स, डिस्पोजल प्लास्टिक के टुकड़े, धागे, बाल,
नेल्स, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन फिजिकल हेजार्ड में आ जाता है। तो हमें इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉमन फिजिकल हेजार्ड में जो भी ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ें ये कॉमन है, ये अक्सर फॉर्मेटिकल जो है दूध के केन में आ ही जाता है। तो इसको जब भी हम दूधते हैं या दूध प्रोसेसिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। These types of impurities have the great chance for the milk which is neither processed or passed through the screening and the filtration. Surveyor of these particles noted greater in raw and unpasteurized milk. इस प्रकार की अशुद्धियों में दूध के लिए अधिक संभावनाएं होती है, जिसे ना तो संसाधित किया जाता है और न ही स्क्रीनिंग और निष्पादन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। कच्चे और असंसाधित दूध में इस कणों को गंभीरता का अधिक उल्लेख किया गया है। एज पर FSSAI इस तरह के पदार्थों को स्क्रीनिंग करने के लिए कई जगह पे उल्लेख की गई है। आपने देखा होगा प्रोसेसिंग यूनिट में इस तरह की चीज़ों का स्क्रीनिंग के लिए कोई भी लोग इस पर सीरियस नहीं होते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट ह्यूमन बॉडी को कंज्यूम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, जैसे कि धागा हो गया, फॉरेन मेडिकल्स हो गया, नेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इनको रिमूव करने पे ध्यान देना है हमें एज पर FSSAI। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल हेजार्ड। केमिकल हेजार्ड क्या होता है, यानी रासायनिक खतरा क्या होता है। यूजेस ऑफ मिल्क केमिकल्स इन मिल्क फार्म एंड डेयरी प्लांट लीड टू द केमिकल हेजार्ड्स। Chemical were found in the milk sample because of the poor milk handling practice and fraudulent practice done at the farmer. दूध और डेयरी संयंत्रों में रसायन के उपकरणों से रासायनिक खतरा पैदा होती है। दूध के नमूने में रासायनिक पाया गया है क्योंकि दूध की खराब कार्य प्रणाली और खेत में किए गए धोखेबाज व्यवहार के कारण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिन किसानों से हमने मिल्क दूध लिया है, उन्होंने कई बार कुछ एडल्ट्रेशन करते हैं वो, और जिसकी वजह से हमारा जो है केमिकल हेजार्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। उन्होंने कई बार कंटेमिनेंट पानी मिला दिया या कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या कुछ इस तरह ऐसा करने के लिए, जिसकी वजह से केमिकल हेजार्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Chemicals have been added to the severely to the determinate milk quality. Common added chemical contaminants including detergent, urea, starch, sugar, vegetable fat, neutralizer, hydrogen peroxides, etc. दूध की गुणवत्ता बिगाड़ने के लिए रसायन को गंभीर रूप में जोड़ा गया है। केमिकल को गंभीर रूप से जोड़ा गया है। आम केमिकल्स सदस्य शामिल हैं। कुछ केमिकल्स मिल्क में एडल्ट्रेशन के थ्रू डाल दिए जाते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, शुगर, वनस्पति वसा, न्यूट्राइजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी कि किसान जो है मिल्क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मिल्क की क्वांटिटी, फैट, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, स्टार्च मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, वनस्पति फैट बढ़ाने के लिए वनस्पति वर्षा मिलाते हैं, यानी कि फैट बढ़ाते हैं, न्यूट्राइजर मिलाते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला सकते हैं। केमिकल हेजार्ड आर नॉट लिमिटेड टू द एडिंग सब्सटेंसेस बट also include a certain process including contaminants which include the pesticides, colorants, antimicrobial drugs, antimicrobial residue, hormones, sanitizer and disinfectants, heavy metals, mycotoxins, equipments, lubricants, food adhesive and the preservative packaging materials, migration of the reason for the packaging material to the milk. केमिकल हेजार्ड केवल अंतिम पदार्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ प्रक्रिया प्रेरित
सॉल्यूशन भी शामिल हैं, जिनमें कीटनाशक, क्लोरेंट, रोगाणुरोधी दवा। रोगाणुरोधी दवा वो दवा होता है जैसे कि हम जो भी पशु को किसी भी रोग के अकॉर्डिंग जो दवा देते हैं, वो दवा का भी केमिकल हैजार्ड के थ्रू मिल्क में आ जाता है। एंटीबायोटिक, अवशेष, हार्मोन, सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्शन भरी धातुएं। जैसा कि जब हम दूध दूहना शुरू करते हैं तो अपने आप को अगर सैनिटाइज़ करते हैं तो वो सैनिटाइज़र भी मिल्क में आ सकता है, डिसइंफेक्टेड हो सकता है। माइक्रोबायोलॉजिकल उपकरण, सनो, खाद्य योग्य और सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री और पैकिंग मटेरियल जो होता है उसके थ्रू भी जो है एडल्ट्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल केमिकल हैजार्ड जो है होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, इन सब सारी चीज़ों को हमें देखना है कि हमने जब दूध दूह रहे हैं, दूध दूहने से पहले हमने कितने देर पहले इनको हम दवा दिया है, मेडिसिन दी है, ड्रग्स दिया है, ये सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये केमिकल हैजार्ड की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाइयों बायोलॉजिकल हैजार्ड, माइक्रोबियल हैजार्ड। Biological hazard, microbial hazard are a major food safety concern in the dairy sector because milk is an ideal medium for the growth of bacteria. Biological hazard और microbial hazard जो होता है ये एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा का चिंता का विषय है, क्योंकि दूध बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए एक आदर्श माध्यम है। जैसा कि आपको पता होगा कि मिल्क, दूध जो होता है उसमें सूक्ष्म जीवी यानी माइक्रोबियल काउंट बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका जो इन्वायरमेंट होता है मिल्क का, वो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है। These can be introduced into the milk from the environment or from the dairy animals themselves. इन्हें पर्यावरण से या स्वयं डेयरी पशुओं से दूध में पेश किया जा सकता है। यानी कि माइक्रोबियल काउंट जो होता है वो एटमॉस्फेयर से और डेयरी एनिमल जो भी जानवर होते हैं उनके थ्रू उनको इनमें पेश किया जा सकता है। मिल्क कैन कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ सेलोमोनेला, एस्क्यूरिया, कोलोनिस्टेरिया, मोनोसाइटोजेंस, स्टेफोकोकस, जर्सीनिया, इंट्रोकोलिया, बेसिलस and Clostridium botulinum, Microbacterium bovis, Borussia abortus and Borussia melitensis पाया जाता है। दूध में हानिकारक सूक्ष्मजीवी हो सकते हैं जैसा कि सैल्मोनेला। दूध में जो है कई सारे हानिकारक माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे कि सैल्मोनेला, एस्क्यूरिया, कोलोनिस्टेरिया, मोनोसाइटोजेनस, स्टेफोनोकोकस, बेसिलस, माइकोबैक्टीरियम एंड बुरुसिला मेटेलिसिस हो सकता है। Chances of the growth and the survival of these pathogens are mostly temperature and time, depend from the which milk been handled as the unprocessed during the supply chain. Sources of bacteria in the raw milk. Bacteria from traits, flora of mastitis, animal, exterior of the animal dairy burns, environment, milk contact surface, dirty equipment, inappropriate milk storage, temperature and time। तो भाइयों इसमें कहने वाली बात ये थी कि चांसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सर्वाइलेंस ऑफ दिस पैथोजेंस, तो इस तरह के जो पैथोजेंस हैं इनको उत्तरजीवी की संभावना ज़्यादातर तापमान और समय पर निर्भर होती है। यानी अधिक टेम्परेचर और अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो इस तरह के जो है बैक्टीरिया पैथोजन जो है वो इसमें सर्वाइवल करने लगते हैं, जिसके लिए अपूर्ण श्रृंखला के दौरान दूध को असंसाधित रूप में संभाला जाता है। कच्ची दूध में बैक्टीरिया के स्रोत
जो कच्चा दूध होता है उसमें बैक्टीरिया के स्रोत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्लोरा ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द टीट्स, फ्लोरा ऑफ मस्टिस। टीटस की बैक्टीरिया मस्टिस जानवरों की वनस्पति, पशु की बाहरी भाग और डेयरी खलीन के वातावरण के दुग्ध संपर्क सतह के गंदे उपकरण। नहीं, कहने का मतलब ये रहा कि इसमें अगर आपका गंदा स्रोत हो या जानवरों का थन हो या इसके थ्रू जो है बैक्टीरिया के आने के चांसेस, बायोलॉजिकल हैजार्ड के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब उच्च तापमान हो या दूध किसी जगह जाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ होता है ये इनका ग्रोथ चालू हो जाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड, जैविक खतरों के कारण। तो यहाँ मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ इसमें कि बायोलॉजिकल हैजार्ड होता क्या है, क्या कारण है बायोलॉजिकल हैजार्ड होने के। तो पहला पॉइंट है इसका, फूड ब्रोन इन्फेक्टेड, दिस रिजल्ट व्हेन द पर्सन consume the food containing pathogens which grow in the human intestine and causes discomfort or the digest. फूड जनित संक्रमण, यह परिणाम जब कोई व्यक्ति रोगजनक से यानी इन्फेक्टेड से युक्त भोजन का सेवन करता है जो मानव आंत में बढ़ाता है और असुविधा जब बीमारी के कारण बनता है कि विशिष्ट लक्षण खाद्य जनिक संयंत्र तुरंत दिखाई नहीं देता है। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ भाइयों कि जब कोई व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कुछ भी विषैला भोजन या बायोलॉजिकल हैजार्ड फूड का सेवन करता है तो उसके कारण जो होने वाले संक्रमण है वो तुरंत दिखाई नहीं देता है, उसका असर कुछ दिनों के बाद दिखने को मिलता है। टिपिकल सिम्टम ऑफ ए फूड बोन इन्फेक्शन डू नॉट अपीयर इमीडिएटली, मतलब कि ये इमीडिएटली आपको नहीं दिखेगा, इसका लक्षण आपको कुछ समय के बाद दिखता है। दूसरा पॉइंट इसका आता है, फूड ब्रोन इंटॉक्सिएशंस, दिस रिजल्ट व्हेन ए पर्सन कंज्यूम द फूड containing toxins in it that causes the discomfort or the diseases. Typical symptom of a foodborne intoxication appear quickly. Foodborne toxins are mediate infection that result when a person consumes the food containing toxin produced by the pathogens in it, which grow in the human intestine and produce toxin that cause the discomfort or disease. इसका मतलब ये हुआ भाइयों कि खाद्य जनिक नशा या एक परिणाम जब कोई व्यक्ति इससे विषाक्त पदार्थ से युक्त भोजन का सेवन करता है वह सुविधा या बीमारी का कारण बनता है। बॉर्न खाद्य जनित नशा के विशिष्ट लक्षण जल्दी दिखाई देता है। खाद्य बॉर्न विषाक्त पदार्थ के माध्यम से संक्रमित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब कोई व्यक्ति इन्फेक्शन द्वारा निर्मित विषाक्त पदार्थों से युक्त भोजन का सेवन करता है जो मानव आंत को बढ़ाते हैं और विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करता है जो असुविधा या बीमारी का कारण बनता है। तो इसमें कहने का मतलब ये हुआ भाइयों कि कुछ ऐसे भी संक्रमण होते हैं जो हमारे खाने के साथ, खाद्य पदार्थों के साथ हम सेवन कर लेते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं। तो जिसका लक्षण तुरंत नहीं कुछ समय के बाद ही हमें पता चलता है। तो ऐसे भोजन से हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कंडीशंस फेवरिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवी के विकास के पक्ष में स्थितियाँ, यानी किन स्थितियों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ग्रो करता है। मिल्क इज द मोस्ट सुटेबल मीडियम दैट फेवर द ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूध सबसे उपयुक्त माध्यम है जो सूक्ष्म जीवों के विकास का पक्षधर है। इसके लिए मैं आपको फैटम जाने वाला हूँ। FATTOM, फैटम कंडीशन डिफाइन द food borne microorganism do the nutrition from the potentially hazard food. Acidity, foodborne microorganism grow well between the pH range of the most food temperature. Microorganism grow well between the temperature range 5 degrees centigrade to 60 degrees centigrade, most commonly known as the danger zone. Time microorganisms need sufficient time to grow. When exposed the danger zone oxygen, microorganisms require oxygen in the free of combined state to favor. मतलब कहने का ये हुआ कि सूक्ष्म जीवों का विकास का पक्षधर जो होता है दूध एक उपयुक्त माध्यम होता है। इसके लिए मैं आपको फैटम के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूँ। फैटम की शर्तें और परिभाषा। खाद्य जनित सूक्ष्म जीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म संभावित खतरनाक खाद्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेट की गैस अधिकांश खाद्य पदार्थों को पीएच रेंज के बीच खाद्य जनित सूक्ष्म जीव अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तापमान सूक्ष्मजीवी, इसका जो तापमान होगा सूक्ष्मजीवी को डेवलप करने के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान की सीमा अच्छी तरह से विकसित होती है। यानी कि इस टेम्परेचर पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करने के लिए सुटेबल होता है। आमतौर पर डेंजर जोन होता है। यानी कि कहने का मतलब है 5 डिग्री से लेकर 7 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। सूक्ष्म जीवी को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब खतरा क्षेत्र के संपर्क में ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीवी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डेवलप होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा हो तो सूक्ष्म जीवी को मुक्त या संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बख्शले यानी जिंदा रहने के लिए। तो आपको पता है कि मिल्क में भी ऑक्सीजन होता है। इन सब अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर रहा है वो ग्रो नहीं करेगा। केमिकल हैजार्ड आर नॉट लिमिटेड टू द एडिंग सब्सटेंसेस बट आल्सो इंक्लूड द सर्टेन प्रोसेस इंक्लूडिंग contaminants which include the pesticides, colorants, antimicrobial drugs, antimicrobial residue, hormones, sanitizer and disinfectants, heavy metals, mycotoxins, equipments, lubricants, food adhesive and the preservative packaging materials, migration of the resource for the packaging material to the milk. केमिकल हैजार्ड केवल अंतिक पदार्थों तक सीमित नहीं है बल्कि कुछ प्रक्रिया प्रेरित सदूषण भी शामिल हैं जिनमें कीटनाशक, क्लोरेंट, रोगाणुरोधी दवा। रोगाणुरोधी दवा वो दवा होता है जैसे कि हम जो भी पशु को किसी भी रोग के अकॉर्डिंग जो दवा देते हैं वो दवा का भी केमिकल हैजार्ड के थ्रू मिल्क में आ जाता है। एंटीबायोटिक, अवशेष, हार्मोन, सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्शन भरी धातुएं। जैसा कि जब हम दूध धोना शुरू करते हैं तो अपने आप को अगर सैनिटाइज करते हैं तो वो सैनिटाइज़र भी मिल्क में आ सकता है, डिसइंफेक्टेड हो सकता है। द फॉलोइंग फूड्स एंड इंग्रेडिएंट्स आर नोन टू द कॉजेज ऑफ हाइपर सेंसिटिव and small and shall always be the declared। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों और सामग्री को अति संवेदनशील का कारण माना जाता है और हमेशा घोषित किया जाता है, यानी कि हमेशा बताया जाता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अति संवेदनशील होते हैं जिनको हमेशा बताई जाती है एलर्जी के तौर पे। सेरेलैक्स कंटेन द ग्लूटीन, एग्जाम्पल व्हीट, रे,
एग्जाम्पल के तौर पे व्हीट एंड रे। सेलेरेक जो होता है उसमें जो मिलाया जाता है, व्हीट मिलाई जाती है, रे मिलाया जाता है, बेले, ओट्स, स्प्लिट एंड अदर हाइब्रिड स्टैंड्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ these Clostridia and the production of these egg and egg product, fish and fish product, peanut, soybeans and the product of these milk and milk product, lactose including trees, nuts and nut product and sulfite in concentrate of 10 mg per kg or more than फिगर नंबर 2 जो मैं आगे फिगर में दिखाने वाला हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि लक्ष्य युक्त अनाज यानी गेहूं, राई, जौ, जई, वर्तमान या इनके संकरित उपभोग को उत्पादन, क्रिस्टीसिया और इनके उत्पादन, एग, अंडे और अंडे का उत्पादन, मछली और मछली का उत्पादन, मूंगफली, सोयाबीन और इनके उत्पादन, दूध और दूध के उत्पादन, ट्री निट्स एंड अखरोट के उत्पादन तथा 10 मिलीग्राम किलोग्राम से अधिक संप्रदाय के सल्फाइड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एलर्जन, जो कई तरह के एलर्जन होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप मेरे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एलर्जन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फिश एंड फिश प्रोडक्ट जो हो गया, ये एलर्जन हो गया। एग एंड एग प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सेरेलैक कंटेंट ग्लूटीन हो गया। सल्फाइड इन कंसनट्रेट ऑफ 10 mg हो गई। टी नट्स एंड नट प्रोडक्ट हो गया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गई। पीनट एंड पीनट प्रोडक्ट हो गया। इनमें जो एलर्जन होती है उनको डिफाइन करना होता है हमें, कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ट्री नट्स प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड फिश प्रोडक्ट, एग एंड एग प्रोडक्ट हो गया, सोयाबीन हो गया, पीनट्स हो गया, सेरेलैक्स हो गया, दीज आर द एलर्जेंस। तो ये सब जब हम किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम इन सारी चीज़ों का कुछ भी उपयोग करते हैं तो हमें उनको शो करना पड़ता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, रेड मार्क करके सल्फाइड वाले इसमें लिखा हुआ है कि कंटेंट सल्फाइड, यानी सल्फाइड इसमें मिलाया हुआ है। तो इन सारे एलर्जन को आपको डिफाइन करना होगा। Milk allergen is an immune reaction to one of the many proteins in the animal milk. Most common milk allergen are alpha S1, casein protein, lactose। पशुओं के दूध में कई तरह के प्रोटीन में से एक के लिए एक दूध एलर्जी की प्रतिक्रिया है। यानी मिल्क में जो होता है एलर्जन होता है, वो एलर्जन क्या होता है, आपको प्रोटीन होता है, ठीक है ना। केसिन में केसिन प्रोटीन होता है, लैक्टोस होती है। तो इनको भी हमें जो है वो डिफाइन करना होता है एज पर FSI की रूल के अकॉर्डिंग। फूड क्वालिटी इज अ कम्प्लेक्स कंसेप्ट दैट कैन बी इश्यूड ओनली इन द रिलेशन टू द फूड सेफ्टी। द रिलेशन बिटवीन द क्वालिटी एंड द सेफ्टी इज इंटरसिएट एंड अल्थो द सेफ्टी cannot be viewed as a very independent aspect from the quality. Recognize the complexity of the both concept about the need of the managing them separately. In fact, the reason behind the separating food safety from the quality was the need to place to the concept of safety first and above all the other quality aspect. Quality is the measure of the degree excellent by the degree of acceptability of the consumer. Further, the quality can be qualified as a quality control, quality assurance. इसको मैं हिंदी में आपको ये कर रहा हूँ। खाद्य गुणवत्ता एक जटिल अवधारणा है जिसका मूल्यांकन केवल खाद्य सुरक्षा के संबंध में किया जा सकता है। गुणवत्ता और सुरक्षा के बीच का संबंध जटिल है, और यद्यपि सुरक्षा को गुणवत्ता से बहुत स्वतंत्र पहलू के रूप में नहीं देखा जा सकता है, दोनों अवधारणाओं की जटिलताओं को मान्यता देते हुए अलग से प्रतिबंध करने की आवश्यकता है। वास्तव में खाद्य सुरक्षा को गुणवत्ता के अलग अलग पीछे के कारण सुरक्षा और अवधारणा को पहले और अन्य सभी गुणवत्ता पहलुओं के ऊपर रखने की आवश्यकता है। गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की स्वीकृति की डिग्री द्वारा उत्सुकताओं की डिग्री का एक उपाय है। इसके अलावा गुणवत्ता के वर्गीकरण किया जा सकता है क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू और क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू।